हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गाउस लॉ, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। नेम ऑफ चैप्टर इज गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नाम से पता चल रहा है अपने को गॉस लॉ के बारे में पढ़ना है, बट गॉस लॉ आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कुछ बेसिक चीजें आती हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं पहले। तो देखो, तो सबसे पहले जो अपना एरिया होता है, तो क्वेश्चन ये है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो आंसर है इसका एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे कैसे? तो देखो इधर फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज अ वाई एक्सिस, और यहां मैंने कोई स्क्वायर रखा, कुछ इस तरह से अपने पास है एक स्क्वायर, ओके। और इसकी जो साइड है, ईच साइड इज ऑफ लेंथ ए एंड दिस वन इज पॉइंट ओ, ए, बी एंड सी। नाउ what will be the area of this square? Then simple है आंसर, area of square is area of a square will be a square, that is square of side means area of this one is equals to a cross a, which is called a square normally। तो normally यही होता है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, तब आप क्या करोगे? ये अपने पास क्या है, एक साइड O to A एंड ये क्या है A to B, क्लियर? देन दैट मींस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं O to A क्रॉस A to B, ओके। देन एरिया विल बी A into A। now दो वेक्टर है अपने पास एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? वही पुराना फॉर्मूला, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू AB sin थीटा n cap, where n cap is used to define direction of A vector cross B vector। n cap जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, वो A क्रॉस B वेक्टर मतलब कि इन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करने के काम आता है या बताने के काम आता है। तो अब अपने पास यहाँ O A एंड A B, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ऐसे प्रोडक्ट करूं, तो अपने देखेंगे O to A इधर है, A to B इधर है, तो A किधर है? सपोज दैट दूसरा इधर है, ये है O to A और दूसरा है A to B, देन प्रोडक्ट A to B will be OA cross OB क्या हो जाएगा अपने पास? इन दिस डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल ये अपने को बताता है डायरेक्शन ऑफ सरफेस, तो इसकी डायरेक्शन होगी इन दिस वे, मींस OA अलोंग, इसका यूनिट वेक्टर है i कैप और इसका है j कैप, देन यहां पर k कैप आएगा, वो अपने को डायरेक्शन शो करेगा किसकी? इसकी। तो इस तरह से एरिया जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे। अब बात आती है अगर अपने इस तरह से मल्टीप्लाई करें, मींस CB into BA, तो ये भी तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, एंगल 90 है, नो डाउट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से तो आएगा, sin थीटा एंड n कैप। n कैप यूनिट वेक्टर है, थीटा इक्वल्स टू 90 है, sin 90 1, n कैप की जगह हमने सिंपल सा k कैप डिफाइन कर लिया, हो गया। अब अगर ऐसे करोगे तो डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी, मींस एरिया डायरेक्शन ये भी हो सकती है और एरिया डायरेक्शन ये भी हो सकती है, माइनस k कैप। तो बात कुछ ऐसे है, किसी भी चीज का एरिया तो सिंपली फाइंड आउट हो जाता है, बट उस एरिया की डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, इस प्लेन के नॉर्मली होगी या इस प्लेन के परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड साइड होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास डस्टर है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन अपवर्ड साइड, इसकी डायरेक्शन इस साइड वाले की इन दिस साइड, इन दिस साइड एंड इन दिस साइड, तो इसकी टोटल 6 डायरेक्शन है। तो इस तरह से एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डायरेक्शन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। क्लियर। एंड उसके बाद अगर अपने पास सपोज दैट ये एक सर्कल है, सिंपल सा लाइक दिस, ओके, इसको कुछ ऐसे रखा है, इन दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई और ये हो गया जेड। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये कौन से प्लेन में है, कुछ इस तरह से है, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ओके, लाइक दिस इन xz plane, then direction will be perpendicular to the surface in upward direction, okay, in upward side, इसकी डायरेक्शन perpendicular to the surface ऊपर की ओर हो जाएगी। इस व्हाइट बोर्ड की डायरेक्शन perpendicular to the surface toward you, कुछ ऐसे है। तो हर चीज की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है और सरफेस की डायरेक्शन हमेशा, हाँ, इसका एरिया क्या होगा, पाई एन स्क्वायर ऑफ रेडियस। क्लियर। और सरफेस की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है उस सरफेस के। अब उसके बाद ये आता है कि अगर अपने पास, ये तो थी 2D सरफेसेस वगैरह, अगर अपने पास 3D सरफेस हो तब एरिया डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो इन केस ऑफ 3D सरफेस, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था, ये है अपने पास क्यूब, इन दिस केस इसका जितने फेस है उन सब फेस की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसकी डायरेक्शन इन दिस साइड, इसकी डायरेक्शन इन दिस साइड। अब बच गए दो, एक ये सामने वाला, इसकी इधर हो जाएगी और उसकी उधर हो जाएगी। अब बात आती है अगर अपने पास स्फीयर है, इन केस ऑफ स्फीयर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन दिस साइड, सपोज दैट this one is small amount of area, अपने पास थोड़ा सा एरिया एलिमेंट है ds, ओके, देन ड्यू टू डायरेक्शन हम इस पे ds वेक्टर लिख देंगे। अब इस स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ds वेक्टर, इसकी किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ds वेक्टर। इस सरफेस, इस जो थोड़ा सा एरिया है इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इधर वाले की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इसकी डायरेक्शन, मतलब कि हर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होती है और वो डिपेंड करता है कि कैसे होगी, मतलब कि यहाँ स्फीयर है तो साफ पता चल रहा है कुछ आउटसाइड होगी। अब बात करें अपने सिंपल पेपर की, तो पेपर में इस तरह से होता है, इस साइड की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी और इस साइड की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। तो ये था अपना एरिया। तो आपने ध्यान रखना है एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको फाई ई से डिनोट करते हैं एंड इसकी जो यूनिट है वो है वोल्ट मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट है। अब ये होता क्या है, देखो सपोज दैट ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, ओके, कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एरिया इस तरह से रख दिया, सरफेस रख दी इस तरह से, इस सरफेस का पर्टिकुलर एरिया है, सर्कुलर सरफेस समझ लो 2D सरफेस, देन एरिया हो जाएगा रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing normal through this area or passing normally through this area।
तो इस एरिया के नॉर्मली पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through area. Okay, number of electric field line passing normally through area. Clear? यही होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात आ रही है समझ? अब यहां तो अब एक इसका जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उससे भी अपने डेफिनेशन बना सकते हैं। सपोज दैट, अब इधर ध्यान दो, ये अपने पास जो एरिया है, टोटल एरिया जो है मैं मान लेता हूं एस, देन डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होगी, ये एरिया की डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस और एरिया विल बी, तो इस सरफेस जो से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, क्लियर, वो क्या होगा? इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर, मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखो बात ये आती है कि अगर ये अपने पास जो एरिया लिया हमने अभी, ये एट एनी एंगल थीटा, मतलब कि यहां पर अगर अपने देखें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। अगर कुछ ऐसा हो कि एरिया जो हमने जस्ट लेट किया है, एज्यूम किया है, दैट इज एट एनी एंगल थीटा, दिस वन इज कॉल्ड एरिया, the direction of area, and here we see that this one is called electric field linked with this area. Now we see that angle between electric field and area is theta. अब ये थीटा है, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, मींस अब नॉर्मली थ्रू द एरिया से लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E वेक्टर या उसका थीटा वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात है, थीटा वाला कंपोनेंट जो है इधर से लिंक होगा, व्हिच विल बी E cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा। देन इन दिस केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस विल बी कितना होगा? E S cos थीटा। थीटा क्या है? एन एंगल, चाहो तो अपने उसको ही डिटेल में लिख सकते हैं। इस केस में थीटा इक्वल टू कितना था? 0 डिग्री, तो ये डायरेक्ट ES बन जाएगा। क्लियर? बट इन दिस केस थीटा जो है वो 0 नहीं है, तो जो वैल्यू होगी वो पुट करके अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वंस अगेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात आती है कि अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, अब अपने पास कुछ इस तरह से सरफेस आ गई, सपोज दैट ये तो सिमेट्रिक सरफेस थी, एकदम सिंपल सी। अब सरफेस जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सी सरफेस है। ओके, क्लियर? तो अपने को क्या करना है? उस सरफेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, कुछ इस तरह से। क्लियर? अब होना क्या है? सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ही है, ठीक है, बट सरफेस जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है। देन इन दिस केस सपोज दैट डायरेक्शन ऑफ दिस वन इज इन दिस साइड एंड दिस वन इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस। ये थोड़ी सी सरफेस है, सरफेस एलिमेंट, जिसको हम ds वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है ही। एंगल बिटवीन बोथ क्या है? थीटा है। अब इस केस में इस थोड़ी सी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी थोड़ा सा होगा, और वो कितना होगा? d phi e
इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, हो गया। देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद होल सरफेस, अब इस पूरी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो। देन फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। एस क्या बता रहा है, सरफेस का इंटीग्रेशन, एंड ये क्लोज्ड सरफेस है। इन केस ऑफ 3D में जैसे आप पढ़ोगे आगे, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए या 2D में भी हम इस तरह से क्लोज सरफेस के लिए हम ये लगाते हैं सर्कल। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मेन फॉर्मूला अपने को मिला वो ये मिला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। हो गया। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस ध्यान रखना है सरफेस अगर कुछ इस टाइप से हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टोटल इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर अपने पास कोई 3D सरफेस है, ठीक है, और हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रहा है एंड इधर से लिविंग है, मतलब कि बाहर निकल रहा है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सही तरीके से बनाते हैं, क्लियर? और कुछ इधर भी है थोड़ा सा ऐसे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद दिस सिलेंडर लाइक दिस। अब आप ये देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंटर हो रहा है, क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं कि इस सरफेस की डायरेक्शन किधर है, तो आप बोलोगे इस और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया है, तो मैं इसको ds वेक्टर कह लेता हूं, और इसकी डायरेक्शन इधर है। सिमिलरली ये भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया है और इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इधर की ओर है। नाउ इन दिस केस एंगल बिटवीन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस केस में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन कितना है, 0 डिग्री। अगर मैं यहां फाइंड आउट करूं थोड़ा सा फ्लक्स जो इस ds से लिंक हुआ होगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा, d phi e is equals to e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फॉर्मूला तो यही है। देन अब यहां क्या आएगा, eds cos 180 डिग्री which is -1, 180 डिग्री -1 होता है, तो d phi e is equals to आ जाएगा -eds। ये हो गया। अब आ जाओ इधर की और, इस स्मॉल एरिया से लिंक फ्लक्स कितना आया, d phi e is equals to eds, then d phi e is equals to eds cos 0 डिग्री। यही हो गया इसमें, cos 0 equals to 1, then d phi e is equals to only eds with positive sign। ये तो है थोड़ा सा फ्लक्स जो थोड़ी सी सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स इतना, तो पूरी सरफेस से इंटीग्रेशन कर दो, पर अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, फिलहाल अपने को कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में एंटर कर रहा है, जा रहा है, देन इन दैट केस फ्लक्स नेगेटिव होता है। एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीविंग द सरफेस, और अगर ये इसको मतलब कि छोड़ रहा है या इससे बाहर निकल रहा है या फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है, देन इन दैट केस फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई बात समझ? तो ये अपने को ध्यान रखना है, एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 पर ये हो जाएगा कुछ इस तरह से और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब बात आती है कि सर इस सरफेस से जो लिंक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या है। तो देखो,
यहां से डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा ही रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। देन इन दिस केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with this small amount of area will be 0। क्यों? क्योंकि यहां पर cos 90 आ गया, cos 90 equals to 0। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। उसके बाद ये बाकी दो केस हो गए, यहां भी देखोगे तो वो भी अपने को 0 मिलेगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपने क्या क्या समझा, एक तो डायरेक्शन समझी किसी भी एरिया की या सरफेस की, डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होती है। ओके, फाइंड आउट करने का तरीका ये वाला रूल, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्रॉस एनी एरिया। क्लियर? एंड जिस एरिया से वो पास हो रही है वो एरिया फील्ड में होना चाहिए। चलो फील्ड में है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। क्लियर? तो ये था अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अभी अभी अपने को मिल गया, phi E is equals to E vector dot S vector, और d phi E is equals to E vector dot ds vector। अब अपने यहां पर a वेक्टर भी लिख सकते हैं नो डाउट, और phi E is equals to integration of E vector dot ds vector। For closed surface we will use here सर्कल साइन। ओके, इस तरह से सर्कल का साइन अपने यूज करेंगे, ये क्लोज्ड सरफेस को डिफाइन करता है। हो गया? अब देखो अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो cos थीटा cos थीटा cos थीटा यही आना है, थीटा इक्वल्स टू 0 पर es रह जाएगा। अब ये बताओ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? क्लियर? ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, दो यूनिट पढ़ी थी, न्यूटन पर कूलम और दूसरी वोल्ट पर मीटर। हो गया? फिर एरिया की यूनिट छोटी क्लासों से पढ़ते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसके साथ कर लो, एक ये बन जाएगी, फिर इसको इसके साथ कर लो, दूसरी बन जाएगी। दैट मीन्स फाई जो यूनिट आएगी इसकी वो आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां से बनाओगे वोल्ट पर मीटर और साथ में ऊपर है मीटर स्क्वायर, मीटर टू मीटर कैंसिल, तो यूनिट बनी वोल्ट मीटर। ये आपको पहले ही बता दी थी स्टार्टिंग में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो होती है कुछ इस तरह से। तो ये था आज अपना टॉपिक। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से ये पता चल रहा है कि किसी भी सरफेस पर, वायर पर या इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम कहीं भी अगर आपने चार्ज दिया है तो वो चार्ज उस पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इफ ऑन एनी सरफेस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली then it is called continuous charge distribution. Okay, and it is of three type. First one is linear charge distribution, linear charge distribution, clear? And second है surface charge distribution, clear? And third one है volume charge डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये तीन टाइप का है टोटल। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज होता है वो ऑन वायर या रिंग
या अपने वायर कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज किसी भी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि 2D सरफेस वगैरह हो गए, ठीक है। एंड 3D में भी जैसे हो गया अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर है कोई, तो उसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपने बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अपने पास कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, अगर हम उसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसकी सरफेस के साथ साथ हर जगह उसके अंदर भी होगा, तो वहां चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम वे में है। क्लियर? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक टॉपिक है छोटा सा जिसको अपने बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, डिनोटेड बाय लैम्डा है। सेम टू सेम यहां भी है जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इधर आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, एंड डिनोटेड बाय, ये होता है लैम्डा से डिनोट, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोट होता है सिग्मा से, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोट होता है रो से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर per unit length of wire is called linear charge density। per unit length of wire पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम linear charge density बोलते हैं। per unit एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पर यूनिट सरफेस, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देन अब बात आती है चार्ज थोड़ा सा है तो लेंथ भी थोड़ी सी होगी, सिंपल सी बात। एंड एवरेज बात करें, एवरेज लेंथ है तो चार्ज भी एवरेज फॉर्म होगा। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले, बट इनका रेशियो जो है वो फिक्स है। इन दिस केस आल्सो सरफेस या एरिया थोड़ा सा है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सिग्मा कैन रिटन एज q by s, सिग्मा कैन रिटन एज dq by ds, और सिग्मा विल इक्वल्स टू आल्सो डेल्टा q ओवर डेल्टा s, यहां भी कुछ ऐसा ही है। ओके, सिग्मा कैन नहीं, सिग्मा इज इक्वल्स टू q by s और सिग्मा इज इक्वल्स टू dq by ds, सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा q by डेल्टा s। सेम टू सेम उधर भी हो जाएगा dq ओवर dv एंड डेल्टा q ओवर डेल्टा। तो ये अपने पास आ गया चार्ज डेंसिटी। अब यूनिट देखो, चार्ज की यूनिट कूलॉम, लेंथ की मीटर, कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर क्यूब। हो गया। अब यहां से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू लैम्डा L, Q इज इक्वल टू सिग्मा S, Q इज इक्वल टू रो B। हम अगर अपने को किसी टॉपिक में लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है तो अपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मींस अगर चार्ज ऑन वायर है, रिंग पर है, ठीक है, तब हम यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर चार्ज ऑन सरफेस है तब हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर चार्ज वॉल्यूम के फॉर्म में है तब हम यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इन तीनों की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा, अब वो पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या हो जाएगा, तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट आता है पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। जहां पर अपने को लीनियर दिया है वहां पर लेंथ यूज करनी है, जहां सरफेस है वहां एरिया यूज करना है, और जहां वॉल्यूम है वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करनी है।
तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देखो ये अपने पास कोई एक वायर है, क्लियर, एंड चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस वायर। इस वायर पर प्लस चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये इस वायर का छोटा सा पार्ट ले लिया कोई, ठीक है, पार्ट की लेंथ है dl और इस पार्ट पर चार्ज है dq, एंड यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस वायर। देन क्या होगा, तो देखो ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ओके, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले वो लिखेंगे, एंड ड्यू टू होल वायर फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब अपना जो फर्स्ट चैप्टर था राजस्थान बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के फिजिक्स का, तो उसमें हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज होता है kq over r square, where k is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अब देखो इस छोटे से पार्ट की वजह से कितना होगा, थोड़ा सा होगा, k थोड़ा सा चार्ज है अपॉन r स्क्वायर। डन, वेक्टर फॉर्म में चलना है तो r कैप लगा दो, नो डाउट। देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p विल बी, तो आपने इसका इंटीग्रेशन कर दो, बट इंटीग्रेशन से पहले अगर अपने ये देखें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी कौन सी यूज होगी यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू q बाय l, ये होता है। बट इन दिस केस चार्ज थोड़ा सा है, लेंथ थोड़ी सी है, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू dq ओवर dl। देन फ्रॉम हियर dq विल इक्वल्स टू लैम्डा dl, ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, देन dE will be k lambda dl over square of r, okay, then total electric field by integration along length है, वायर की लेंथ के along है इंटीग्रेशन, तो मैंने यहाँ l यूज कर लिया, k lambda dl over square of r equals to k lambda आ गया बाहर, अपने पास क्या बचा dl over r square, and in vector form अगर इसको लिखो then E vector will equals to k lambda integration L dl over r square and r cap। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस वायर। देन अब चलते हैं आगे। हाँ, एक चीज और, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आर भी तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख लेते हैं। नहीं, यहां से देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है डिस्टेंस, ओके, तो इसलिए इसको यहीं रहने देंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, ये भी सेम टू सेम रहेगा, यहां पर लेंथ की जगह सरफेस आ जाएगा, बस यहां चेंज क्या होना है, dq इज इक्वल्स टू सिग्मा ds, बस इसकी जगह सिग्मा ds, सिग्मा बाहर, तो ds ओवर r स्क्वायर अपना रिजल्ट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो अपने पास ये है कोई सरफेस इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, और ये छोटी सी सरफेस का एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, एंड एट पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस R हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस थोड़ी सी है, सरफेस पर चार्ज थोड़ा सा है, तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ओके। देन ड्यू टू दिस चार्ज dq इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, dE is equals to k dq over square of distance, वही फॉर्मूला है।
तो यहाँ कौन सी डेंसिटी यूज होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज चार्ज जो है वो सरफेस पर है। देन सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस, और डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। ये हो जाएगा। इस वैल्यू को इसमें पुट करो, देन डी ई इज इक्वल टू के सिग्मा डी एस ओवर आर स्क्वायर। अब टोटल फाइंड आउट करना है, देन बाय इंटीग्रेशन इज ऑफ सरफेस हो गया, के एंड सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर, ds ओवर आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म करनी है तो कुछ इस तरह से हो गया। अब बात आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो उसमें अपने 3D वॉल्यूम 3D टाइप का डायग्राम बना लो, ठीक है, उसका थोड़ा सा वॉल्यूम dv ले लो। तो इसमें क्या होगा, ये तो सेम है, बस ये चेंज हो जाएगा, इसकी जगह आएगा रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर dv। तो यहां से dv इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी dq इक्वल टू कितना हो गया, रो dv। वैल्यू पुट करो यहां, रो dv, रो को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ dv ओवर आर स्क्वायर आर कैप, एंड वॉल्यूम का है तो यहां भी आ जाएगा। तो ये था अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है गाउस लॉ। तो गाउस लॉ पर डायरेक्ट नहीं जाया जाता, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी समझ में आएगा जब आपको सरफेस के बारे में पता हो, एरिया के बारे में पता हो। छोटी क्लासों में इतना ही पता होता है कि जो सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर है उसका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और जो स्फीयर है उसका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अब हमें ये पता भी लग गया कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। कोई भी एरिया है उसके नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपना प्रूफ ऑफ गाउस लॉ बाय कूलॉम्स लॉ, ओके। एंड बाय कूलॉम्स लॉ हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q एट एनी पॉइंट p which is at r डिस्टेंस कितना होता है, kq ओवर r स्क्वायर। मतलब कि चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कूलॉम्स लॉ से प्रूव करना है, ये आप क्या लिख रहे हो? तो देखो कूलॉम्स लॉ अपने को क्या कहता था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लाइक दिस। अब मैं q1 को अगर टेस्ट चार्ज मान लूं, q2 को मैं सिंपल चार्ज मान लूं, q जिसकी वजह से फील्ड है, तो अपने पास f ओवर q नॉट भी तो लिखा जा सकता है, kq ओवर r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू kq ओवर r स्क्वायर। E है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q एट डिस्टेंस r, हो गया। अब जो गाउस लॉ का प्रूफ है उसको समझते हैं। तो ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट है O जिस पर मैंने प्लस Q चार्ज रखा है, क्लियर। एंड इससे कुछ, अब सिंपल सी बात है, प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो ये मैं मान लेता हूं कि कोई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। और ये अपने पास एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट है, इस स्फीयर का छोटा सा, इसकी सरफेस डायरेक्शन इधर की ओर है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस डायरेक्शन है थीटा। अब देखो ये जो सरफेस है, थोड़ा सा ये थोड़ी सी सरफेस एलिमेंट है, ये क्या करेगा, इस O पर एक एंगल सब्टेंड करेगा विच इज कॉल्ड, बताओ क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा था। डायग्राम बनाता हूं मैं आपको, शायद याद आ जाए। ये एक स्फीयर होता था, नॉट सर्कल, और ये उसकी सरफेस होती थी,
और इस सेंटर पर एक एंगल बनता था कुछ इस तरह से, कोन की तरह, कोन की शेप में, याद आया? इस एंगल को हम कुछ बोलते थे, ये आर होता था, ये आर, ये ds सरफेस एलिमेंट, एंगल को बोलते थे सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता था? ds ओवर आर स्क्वायर, यही होता था। तो सेम वही तो है, this one is r and angle will be d omega and area कितना है? ds, then d omega equals to क्या हो जाएगा? ds over r square। हो गया? अब अपना जो काम है वो है to prove Gauss law, means we have to find out we have to prove phi e is equals to summation of charge over epsilon naught। तो गाउस लॉ क्या कहता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with an enclosed surface is 1 over epsilon naught times of summation q, and charge q should be enclosed in that surface। okay, चार्ज q enclosed होना चाहिए। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with area ds will be कितना होगा? तो हो जाएगा d phi e is equals to e vector dot ds vector। तो यही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस से लिंक्ड है, क्लियर? और कैन बी रिटन एज d phi e is equals to eds cos theta, डन। और it can be written as the total flux linked with this whole sphere will be integration of eds cos theta, done। then phi e is equals to e आएगा बाहर, e की वैल्यू पुट करनी है k q ओवर r स्क्वायर ds cos थीटा, कुछ इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद phi e is equals to k and q बाहर, क्लियर? चार्ज कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा ओवर r स्क्वायर, ये क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू 0 होता, सपोज दैट थीटा इक्वल्स टू 0 होता तो ds ओवर आर स्क्वायर होता। तो हम क्या कहते हैं सर? ds ओवर आर स्क्वायर तो सॉलिड एंगल है, ये थोड़ा सा, टोटल का सॉलिड एंगल फाइंड आउट करो क्या होगा। तो यहां पर ds cos थीटा इसका कंपोनेंट ही तो है, ओके, ds का। तो अगर अपने इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अपने को टोटल सॉलिड एंगल मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सॉलिड एंगल। क्या होता है? सिंस मैं ये कह सकता हूं ds cos theta over r square is a solid angle, then and integration of solid angle d omega will be 4 pi, total solid angle होता है 4 pi। हो गया? अब जो है वैल्यू पुट करो, then phi e will equals to k q 4 pi, k की वैल्यू 1 over 4 pi epsilon naught, q and 4 pi as it is, 4 pi to 4 pi cancel, q over epsilon naught। और यही तो है अपना गाउस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with closed surface is 1 over epsilon naught times of q, and charge q will be, और q is enclosed, ये इसके अंदर बाउंडेड है, इनक्लोज्ड है, कुछ भी कहे। अब बात आती है कि सर वहां तो समेशन है, सोचो एक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बहुत सारे हो, तो मैं लिख सकता हूं q1 plus q2 plus q3, that means for several charge formula will be like this। तब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये था अपना गाउस लॉ का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, अगर इसको और इजी वे में करना है तो अपने कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ये स्फीयर, इसके सेंटर पर कुछ ऐसे रखो, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू सेंटर पर रख दो, एंड इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन इधर हो गई, सरफेस ये थोड़ी सी है ds,
इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो डायरेक्ट यहां पर ईडीएस cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे हम कर सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस, ई की वैल्यू पुट करो, डी फाई ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर डी एस। तो फाई ई क्या हो, सॉरी आगे करते हैं, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन डी एस डी एस डी एस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये आ जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल, एंड के की वैल्यू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें क्या था कि अगर जो है सरफेस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल पर हो और चार्ज एट सेंटर ना हो, इधर उधर हो, तब कैसे होगा, तो रिजल्ट वही आना है। ठीक है, तो ये था प्रूफ। अब जो अपना टॉपिक है वो है एप्लीकेशन, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।